वेलकम टू नमो ट्यूटोरियल्स। आज हम अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता के बारे में पढ़ेंगे। अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री से बढ़ाने पर वेग स्थिरांक में लगभग 2 गुनी वृद्धि हो जाती है। आर्रेनियस ने अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता का अध्ययन किया था, जिसका उल्लेख उसने आर्रेनियस थ्योरी में किया है, जिसके अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक अणु आपस में टकराते हैं तथा इन टक्करों के दौरान क्रियाकारक के बंध टूटते हैं एवं उत्पाद के बंध बनते हैं। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों के बंध टूटेंगे एवं उत्पादों के नए बंध बनेंगे। इन टक्करों के दौरान एक ऐसी स्थिति आती है जब क्रियाकारकों के बंध पूर्ण रूप से नहीं टूटते हैं एवं उत्पादों के बंध पूर्ण रूप से नहीं बनते हैं। इस उच्चतम ऊर्जा की अवस्था को सक्रिय संकट या संकरण अवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास एक अभिक्रिया है H2 प्लस I2 से 2HI। इस अभिक्रिया में यह अवस्था संकरण अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में ना तो क्रियाकारकों के मध्य बंध टूटे हैं, ना ही उत्पादों के बंध पूर्णतः बने हैं। इस अवस्था को मध्यवर्ती अथवा संकरण अवस्था कहते हैं। इसे मध्यवर्ती कहा जाता है। सक्रिय संकुल C के विचरण के लिए आवश्यक ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। क्रियाकारक को सक्रिय संकुल में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा EA को सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। सक्रिय संकुल वह संकुल होता है जिस संकुल में ना तो क्रियाकारकों के बंध टूटे होते हैं और ना ही उत्पादों के बंध पूर्णतः बने होते हैं। सक्रिय संकुल एवं उत्पादों के बीच की ऊर्जा को E से निरूपित किया जाता है। वह उत्पादों एवं क्रियाकारकों के ऊर्जा अंतर को डेल्टा H कहा जाता है। सक्रिय संकुल की ऊर्जा बहुत अधिक होती है, अतः इसे रासायनिक अभिक्रिया से अलग नहीं किया जा सकता है। यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो, ऊष्माक्षेपी अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसे ऊष्मा निकलती हो, उस अभिक्रिया के लिए E इज ग्रेटर देन EA होगा। अर्थात सक्रिय संकुल एवं उत्पादों के बीच की ऊर्जा E का मान सक्रिय संकुल एवं क्रियाकारक के बीच की ऊर्जा EA से अधिक होगा। इसे इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि उत्पादों की ऊर्जा E क्रियाकारकों की ऊर्जा EA से कम है। अर्थात अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकली होगी, जिससे उत्पादों की ऊर्जा कम है। किसी भी संकुल की स्थितिज ऊर्जा जितनी कम होगी, वह संकुल उतना ही अधिक स्थायी होता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए E इज लेस देन EA होता है। अर्थात सक्रिय संकुल एवं क्रियाकारकों के बीच की ऊर्जा EA का मान सक्रिय संकुल एवं उत्पादों के बीच की ऊर्जा EA से अधिक होता है। इसे इस प्रकार से भी समझा जा सकता है, क्योंकि अभिक्रिया ऊष्माशोषी है, अतः यह ऊष्मा ग्रहण करेगी। ऊष्मा ग्रहण करेगी, इसलिए उत्पादों की ऊर्जा अधिक होगी। उत्पादों की ऊर्जा अधिक होगी तो सक्रिय संकुल एवं उत्पादों के बीच की ऊर्जा का अंतर E कम होगा। आर्रेनियस द्वारा एक फॉर्मूला दिया गया था जो कि इस प्रकार है: K इज इक्वल टू A इंटू E की पावर माइनस का EA अपॉन RT, जहाँ K वेग नियतांक है, A को आर्रेनियस स्थिरांक कहते हैं एवं EA सक्रियण ऊर्जा है, R गैस नियतांक है एवं T टेम्परेचर है। समीकरण को आर्रेनियस समीकरण भी कहते हैं। आर्रेनियस समीकरण कुछ इस प्रकार है: K इज इक्वल टू A इंटू E की पावर माइनस EA अपॉन RT। दोनों तरफ ln लेने पर ln K इज इक्वल टू ln A इंटू E की पावर माइनस EA अपॉन RT। ln m इंटू ln n का मान ln m प्लस ln n होता है, अतः ln A प्लस ln E की पावर माइनस EA अपॉन RT। अतः ln K इज इक्वल टू ln A प्लस हम घात को आगे ला सकते हैं माइनस EA अपॉन RT इंटू ln E। ln E का मान 1 होता है, अतः ln K इज इक्वल टू ln A माइनस का EA अपॉन RT।
समीकरण से स्पष्ट है कि ln k 1/t पर रेखीय रूप से निर्भर करता है। इसकी प्रवणता ऋणात्मक है, अतः ln k व 1/t के मध्य आरेख बनाने पर, क्योंकि प्रवणता ऋणात्मक है, अतः ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा एवं ग्राफ सरल रेखा होगा। जब 1/t का मान 0 होगा तब ln k का मान ln a के बराबर होगा, तथा वह स्थिति जब ln k का मान 0 होगा 1/t का मान ln a इंटू r बाई E a होगा। माना T1 ताप पर वेग स्थिरांक k1 है एवं T2 ताप पर वेग स्थिरांक k2 है। दोनों स्थिति के लिए समीकरण लिखने पर ln k1 इज इक्वल टू ln a माइनस का E अपॉन RT1 समीकरण 1 एवं ln k2 इज इक्वल टू ln a माइनस का E अपॉन RT2 समीकरण 2। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 ln k2 माइनस ln k1 इज इक्वल टू माइनस का E अपॉन R इंटू 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1, अतः ln k2 बाई k1 ln m माइनस ln n को ln m बाई n लिखा जा सकता है, अतः ln k2 माइनस ln k1 इज इक्वल टू ln k2 बाई k1 इज इक्वल टू E बाई R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। मैक्सवेल का गतिज ऊर्जा आरेख। मैक्सवेल ने अणु जिनकी गतिज ऊर्जा E है के भिन्न n E बाई n टोटल एवं गतिज ऊर्जा के मध्य ग्राफ बनाया था, जो ग्राफ कुछ इस प्रकार है। यह बिंदु अति संभाव्य गतिज ऊर्जा कहलाता है। अति संभाव्य गतिज ऊर्जा अर्थात अणुओं के सर्वाधिक अंश की गतिज ऊर्जा, अर्थात यदि इस बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान ke है तो कुल उपस्थित अणुओं में सर्वाधिक अंश की गतिज ऊर्जा ke है। मैक्सवेल ने बताया कि यदि हम तापमान को बढ़ाएं तो वक्र का फैलाव दाहिनी ओर होता है एवं एक निश्चित ऊर्जा E से अधिक रखने वाले अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, जिसे इस ग्राफ से समझा जा सकता है। यह तापमान T है एवं यह तापमान T+10 है, अर्थात अधिक तापमान वाला वक्र है, तथा इस वक्र में एक निश्चित ऊर्जा E से अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं की भिन्न अधिक है एवं कम तापमान T पर एक निश्चित ऊर्जा E से अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं की भिन्न कम है। अतः स्पष्ट है कि तापमान बढ़ाने पर एक निश्चित ऊर्जा E से अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या बढ़ती है। माना इस तापमान पर अति संभाव्य गतिज ऊर्जा का मान ke1 है तथा T+10 तापमान पर अति संभाव्य गतिज ऊर्जा का मान ke2 है। ग्राफ से स्पष्ट है कि ke2 का मान ke1 से अधिक है, अतः ये कहा जा सकता है कि तापमान बढ़ाने पर अति संभाव्य गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर आलेख का शीर्ष अधिक ऊर्जा की ओर विस्थापित होता है तथा वक्र का फैलाव दाहिनी ओर बढ़ता है, परंतु वक्र के अंदर क्षेत्रफल समान रहता है। तापमान बढ़ाने के पश्चात भी दोनों वक्र का क्षेत्रफल एक समान रहता है। ताप में 293 केल्विन से 313 केल्विन तक वृद्धि करने पर किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा की गणना यह मानते हुए कीजिए कि इसका मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है। समीकरण ln k2 बाई k1 इज इक्वल टू E बाई R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 दिया गया है कि अभिक्रिया की वेग का मान 4 गुना हो जाता है, अर्थात k2 इज इक्वल टू 4k1 एवं T1 इज इक्वल टू 293 केल्विन और T2 इज इक्वल टू 313 केल्विन। समीकरण में मान रखने पर 4k1 अपॉन k1 इज इक्वल टू
ए अपॉन आर इंटू 1 अपॉन T1 का मान 293 माइनस 1 अपॉन T2। ln 4 इज इक्वल टू ए अपॉन आर इंटू 313 माइनस 293 बट्टे 313 इंटू 293। यहाँ से ए इज इक्वल टू ln 4 इंटू आर इंटू 313 इंटू 293 बट्टे 20। आर का मान 8.314 रखने पर हमें ए इज इक्वल टू 52863.2 जूल प्राप्त होता है। अतः ए इज इक्वल टू 52.86 किलो जूल। आंसर H2O2 के प्रथम कोटि के विघटन को निम्न समीकरण द्वारा लिख सकते हैं। ln K इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ K बाई T। इस अभिक्रिया के लिए EA की गणना कीजिए। कितने ताप पर इस अभिक्रिया की अर्धायु 256 मिनट होगी। आंसर दिए गए समीकरण की तुलना इस समीकरण से करने पर ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT। क्योंकि दिया गया समीकरण में log है, अतः ln को log में बदलने पर 2.303 से गुणा करते हैं इंटू log K इज इक्वल टू 2.303 log A माइनस का EA अपॉन RT। यहाँ से log K इज इक्वल टू log A माइनस का EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/T प्राप्त होता है। अब समीकरण की दी गई समीकरण से तुलना करने पर log A इज इक्वल टू 14.34 एवं EA अपॉन 2.303 इंटू R इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁴ प्राप्त होता है। यहाँ से EA इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁴ इंटू 2.303 इंटू R का मान 8.314। यहाँ से हमें EA इज इक्वल टू 239339 जूल पर मोल प्राप्त होता है। तो EA इज इक्वल टू 239.339 किलो जूल पर मोल। किस ताप पर इस अभिक्रिया की अर्धायु 256 मिनट होगी। हम जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2 इज इक्वल टू ln 2/K होता है। यहाँ से K इज इक्वल टू ln 2/T1/2। अतः K इज इक्वल टू ln 2 का मान 0.0693 अपॉन T1/2 का मान 256 इंटू 60 सेकेंड में रखने पर यहाँ से K इज इक्वल टू 4.51 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स प्राप्त होता है तथा इस K को मान को दी गई समीकरण में रखने पर हमें तापमान प्राप्त होगा। K का मान 4.51 इंटू 10⁻⁻5 रखने पर, ln A का मान 14.34 रखने पर, EA का मान 239.339 किलो जूल पर मोल रखने पर एवं R का मान 8.314 रखने पर हमें टेम्परेचर का मान प्राप्त होगा। टेम्परेचर का मान स्वयं निकालें। So with this